दोस्तों मैं अमरजोत सिंह बोल रहा हूँ और मैं एडमिंटन में हूँ और मेरे साथ जुड़े हुए हैं। नाम बताएं पूरा अपना और कहाँ से जुड़े हैं पहले बताएं। ज़ीशान अहमद नाम है मेरा। फ़िलहाल अभी लखनऊ में हूँ और लखनऊ से लखनऊ बात में हो रही है। लखनऊ जी के सर। लखनऊ में कई बार आ गए हैं और लखनऊ से मेरे को काफ़ी प्यार भी है। लखनऊ में कहाँ रहते हैं? हुसैनगंज में। हाँ, हुसैनगंज। हुसैनगंज। जी ये नहीं पता मेरे को कहाँ। मेरे जी को तीन चार अभी जो जगह है मेरे को पता है वो बता देता हूँ आपको। आवाज़ आ रही मेरी? पूरी आवाज़ आ रही? जी 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 प्रॉपर आ रहा अमीनाबाद, हजरतगंज, है। चारबाग, अमीनाबाद। आलमबाग। अमीनाबाद भी कह सकते हैं, जस्ट नियर टू हुसैनगंज। मेरे जस्ट नहीं मामा होता। जी की शॉप भी है वहाँ पर, चिकन की, अच्छा, चिकन एम्ब्रॉयडरी। चिकन की जो एक अमीनाबाद में पहले होता था प्रकाश की कुल्फी, अब आजकल है? हाँ, अभी भी है, अभी भी है, बहुत है। ऊपर हमें याद है कि ऊपर जाते थे जहाँ पर किताबों की दुकान है, ऊपर जाके चढ़ के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे कहीं उन्होंने खुले बैठ के वो फलूदा वाली कुल्फी खाते थे। आजकल भी खाते हैं लोग? खाते हैं, अभी भी खाते हैं। बीच में लॉकडाउन से मैंने खाई नहीं, तरस रहा हूँ खाने को। अच्छा अच्छा छह अच्छा सात अच्छा। महीने हो गए। अच्छा, और तो अमीनाबाद भाई के अलावा, अमीनाबाद के पास अलावा में ही। हजरतगंज में आजकल, उस जमाने में आई एम टॉकिंग अबाउट 30+ ईयर्स अगो, उस जमाने में हम लोग जब घूमने जाते थे उसको लोग कहते थे गंजिंग करने जा रहे हैं। आजकल पता नहीं गंजिंग है कि नहीं है। आज भी कहते हैं, गंज पुराने लोग कहते हैं। एक्चुअली इट इज द हार्ट ऑफ द सिटी, सबसे पुराना एरिया है और आज भी हाँ। कुछ पुरानी बिल्डिंग दिख जाती है वहाँ पर। बट अब तो इतना डेवलप हो गया, काफी नए एरिया बन गए, ना उर्दू बोलता कोई, ना कुछ पुराने लोग मिलते हैं, ना शायरो शायरी करते हैं। टोटल दिल्ली दिल्ली ऐसा ही हो गया सब। तो दिल्ली जैसे हो गया। एक्सटेंशन हो गया काफी। उस जमाने पे वहां पर एक सिनेमा हुआ करता था, उसका नाम था मे फेयर। अभी है कि खत्म हो Yes. गया? अब वहाँ कुछ और बन गया है एक्चुअली। और मुझे पता है, मेरे फादर वगैरह वहाँ मूवीज देखा करते थे। सिर्फ अच्छा, इंग्लिश मूवीज आती थी वहाँ पर, हॉलीवुड की। आज भी है मेफेयर के नाम पे, बट मूवी नहीं चलती। यू आर राइट, इंग्लिश पिक्चर आती थी और मेरे को अभी ओनली भी इंग्लिश। याद है। मेरे को अभी भी याद है कि मैं बात कर रहा हूँ। मेरे को लोग इसको बात सुनेंगे वो सुनेंगे पता नहीं किस जमाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि आई एम ऑलरेडी 53 ईयर्स ओल्ड राइट नाउ। और उस जमाने में जब जब मैं वहां पर निकलता था, उस जमाने में उस वक्त मेरी उम्र थी शायद 13 साल या 14 साल समथिंग। मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट 40 ईयर्स अगो, सॉरी नॉट 30, 40 ईयर्स अगो। 40 ईयर्स अगो उस जमाने में अगर किसी को इंग्लिश पिक्चर देखनी होती थी तो वो मेफेयर में ही जाता था। और उसके थोड़ा सा आगे चल के अगर आप इस तरफ की जो विधानसभा वाली रोड की तरफ अगर आएंगे और लेफ्ट साइड में एक था साहू सिनेमा। साउथ सिनेमा। वो वो भी तो अभी है भी है। आजकल? वो भी है वो अभी आजकल? है, हाँ। वो भी जी साहू जी। भी है, मेफेयर भी है, चलो अच्छा। तो हम्म, मेफेयर में इंग्लिश पिक्चर लगती थी उस जमाने में, और मेरे को याद है कि मैंने जो पिक्चर देखी थी उस जमाने की बात कर रहा हूँ। अब पता नहीं अब लोग उस जमाने में पिक्चर आई थी एक दी ब्लू लेगून। हम्म। अगर आप सुना गूगल है मैंने। पे चेक करके चैट कर लें, इसमें ब्रुक शील्ड्स हैं और उसका लड़के का नाम पता नहीं क्या है। तो उस जमाने में आई थी तो हम लोग भाग के जाके पिक्चर मतलब गए देखने जाते थे और लाइन लगती थी आप मेफेयर 14 ईयर ओल्ड के थे तब बग मारते थे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल हम गए हैं, बिल्कुल वहाँ पर हमने पिक्चर देखी है। संडे को हम जाते थे और वहाँ से चार बाग से हम विक्रम लेते थे और मुश्किल से शायद हम्म। उस वक्त 2 रुपए या 3 रुपए लेता था, आई डोंट रिमेम्बर। चार बाग से हाँ, ऐसे ही होगा। चार बाग से विक्रम लेके विधानसभा के सामने सामने गुजर के दाहिने हाथ पे विधानसभा है, आगे वहाँ पर एक लाल बत्ती आएगी, लाल बत्ती से वहाँ पर पैदल उतर के फिर हम लोग मेफेयर की तरफ जाते थे। वो आपको ड्रॉप करता होगा ऑटो कैपिटल सिनेमा के पास, वहां से आप राइट लेते होंगे, लेफ्ट लेते एक होंगे। एक सिनेमा था वहाँ पर, सिनेमा का नाम क्या क्या कैपिटल। था? कैपिटल। कैपिटल। कैपिटल में उस जमाने में लगी थी उस जमाने में पिक्चर लगी थी जिसमें अमिताभ बच्चन थे और जो साउथ का एक्टर था क्या है, अंधा रजनीकांत। कानून लगी हम। थी। अच्छा अच्छा। अंधा कानून, काफी मूवी देखी है। अगर आप पिक्चर टाइप करें अंधा कानून, देखें कब रिलीज हुई है। वो मेरे सामने रिलीज हुई थी, मैंने पहला दिन पहला शो वहां पर अंधा कानून उस सिनेमा में देखा हुआ है। तो आपका इतना लखनऊ से कनेक्शन कैसा है? आप किधर से हैं? सर जी मैं तो घूमता रहता हूँ सारा, दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से पंजाब, पंजाब से बेंगलोर, हर जगह मैं घूमता रहता हूँ। मैं सारे हिंदुस्तान का मैं सफर करता रहता हूँ और घूमता रहता हूँ वहाँ वही पर। तो होम टाउन होगा। होम टाउन सर जी अभी इस वक्त ना पूछे होम टाउन मेरा कहाँ पर है। होम टाउन तो इस वक्त मेरा कनाडा में है और मेरे को एडमिट। इंडिया इंडिया से लिखे हुए इंडिया से निकले हुए मेरे को कम से कम ये 26 साल हो गए हैं। तो मैंने 1994 में 1994 में भारत छोड़ दिया था। तो आप देख लो कुछ 26 साल से मैं भारत अब तो अब तो आना गया। इमिग्रेशन इतना टफ हो गया सर, क्या बताऊं, इतना टफ हो गया है। हाँ, मैंने पर दोनों तरफ से ट्राई किया है। चलो टफ उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। बाकी जो मेरा जो पहला रीजन था आपसे बात करने का वो था कि आप लखनऊ से हैं, वो मेरे को बड़ी खुशी है।
और दूसरा रीजन है एक कि आपने जो भी कोई केस के बारे में, मेरे को पता नहीं, आप बताएंगे केस के बारे में, और उस केस से जो कोई फ्रॉड होता है जो कनाडा का ऐसा कुछ होता है उसके बारे में हम लोग को कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी और दुनिया को कुछ इससे सहूलियत मिलेगी, बेटर उसको अवेयरनेस मिलेगी। आप बताएं आपकी क्या कहानी है, और आपको याद दिला दें कि आपकी कहानी को हम, आपकी कंसेंट ली है हमने, आपकी परमिशन ली है, और आपकी कहानी अपनी मर्जी से आप दुनिया को बताना चाहते हो। सो आई होप दैट यू आर ओके। और दूसरी बात है कि Yeah. कंसल्टेंट का या वकीलों का नाम ना लें, क्योंकि डेफिनेटली वकील साहब भी देख रहे होंगे और भी लोग देखते हैं, तो हमें यहाँ पर किसी की वो अनबन नहीं चाहिए, दुश्मनी नहीं चाहिए, बट आई वांट पीपल टू नो द फैक्ट्स एंड द लॉ। उसके बारे में बताएं आप। Yeah, you're right. I'm not taking anyone's name हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि फिर मेरे लिए फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ जी, बताएं। तो 2015 जनवरी में मतलब मैंने अप्लाई किया था पहले से मास्टर्स के लिए, हैलिफैक्स के लिए, डलहौजी यूनिवर्सिटी, आपने सुना होगा। मैंने सुना है, हाँ जी। हाँ, तो वहाँ के लिए अप्लाई किया था और इजीली हो गया था। मींस जो जो रिक्वायरमेंट थी पूरी की और वहाँ पहुँच गए। और थोड़ा अर्निंग सिस्टम था, अर्निंग अनरेटेड सिस्टम था, तो थोड़ा मैंने गैप लेके अपना जो भी स्टडी की। और मेरा जो एग्जाम का लास्ट एग्जाम का लास्ट डे था, उसी दिन मेरा वर्क परमिट फिनिश हो रहा था, वीजा भी फिनिश हो रहा था। तो मेरा लास्ट रिजल्ट को मैंने बहुत सर से थोड़ा रिक्वेस्ट की, सा सर मैं थोड़ा सा एक्सटेंशन। मैं आपको रोक दूं, थोड़ा सा। आप जो ये अल्फाज जो इस्तेमाल करते हो थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो जाए। जब आपने कहा कि खत्म हो रहा था, वर्क परमिट नहीं, आपका स्टडी परमिट खत्म हो रहा होगा, साथ में वर्क परमिट भी होगा, तो दोनों या स्टडी परमिट की एक्सपायरी खत्म। तो वी हैव टू चूज दिस वर्ड्स केयरफुली, क्योंकि अलग अलग वर्ड्स का अलग मीनिंग हो जाएगा। सो आपका आपका स्टडी परमिट खत्म हो रहा था और आपका उस दिन आपकी पढ़ाई का आखिरी एग्जामिनेशन था, जो भी था, राइट? इज दैट राइट? या ठीक है, या आगे बढ़। स्टडी परमिट फिनिश हो रहा था। तो या मैंने अपने प्रोग्राम मैनेजर और सभी लोगों से डिस्कस किया। तो इवन जिनका लास्ट रिजल्ट मेरा आने वाला था, मैंने उनको भी रिक्वेस्ट की कि जल्द से जल्द कर दीजिए और मुझे वर्क परमिट के लिए बॉर्डर जाना है, अप्लाई करना है। तो ऐसा कुछ उधर से प्रॉपर रिप्लाई नहीं आया और मैं एक दिन लेट हो गया। मैं बॉर्डर गया भी और एक दिन लेट हो गया, तो उन्होंने मुझे नहीं दिया। उन्होंने बोला सॉरी, आपको वर्क परमिट नहीं मिल सकता, यू हैव टू गो टू योर यूनिवर्सिटी एंड जो भी बात कर सकते हैं। वेट 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 वेट, थोड़ा सा हम इससे पहले मिस कर जाएं कुछ बात है कि स्टडी परमिट आपका खत्म हो गया उस दिन, जिस दिन सेम आखिरी डे। दिन खत्म हो गया, और आप पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट लेने बॉर्डर पे गए आफ्टर आफ्टर फ्यू डेज। नो नो, सेम डे। और पहुंचते पहुंचते वो वहाँ पे टाइम हो गया। पहुंचते पहुंचते किसी का टाइम हो गया? ऑफिस बंद हो गया क्या? बड़ी मिन टाइम हो गया? टाइम निकल गया, मीन्स नेक्स्ट डे लग गया और वो जो है जस्ट एक दिन पुराना हो गया मेरा वर्क अच्छा, परमिट। अच्छा, सेम। एक दिन पुराना, मतलब कि बहुत वो, इंटरेस्टिंग, 12 बज गए। मतलब कि ऐसी तो बॉलीवुड कहानी चल रही कि मतलब कि बिल्कुल उस दिन बिल्कुल। आपका ओह मैन। मैंने अब अभी तो सर शुरुआत हुई है। अच्छा, अच्छा, अभी तो ठीक है, मेरी मिस्टेक थी, आगे बाकी लॉयर साहब की और कंसंट्रेट ठीक है। कीजिए, अच्छा, कंसल्ट कीजिए। आपका तो स्टडी परमिट एक्सपायर हो गया उस दिन, और आपको हाँ सीबीएसई ऑफिसर ने कहा कि सॉरी, यू आर आउट ऑफ लक एंड हाँ, यू कैन नॉट अप्लाई राइट नाउ, करेक्ट? आई वॉज द ओनली गाय जो जिसने यूएस बॉर्डर विजिट किया, उसके पास कनाडा वीजा भी नहीं था। अच्छा, ठीक तो है। रिपोर्ट, तो तो वो लोगों ने बोला कि आप एक्सटेंड करा सकते थे, आपका रिजल्ट नहीं आया ये, तो आप एक्सटेंड करा सकते थे अपने स्टडी परमिट और वीजा। ये तो ऐसा ये हुआ नहीं, सीबीएसई, ये नहीं होता। थोड़ा सा वी हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप। ये सीबीएसई ऑफिसर ने आपको बोला कि आप एक्सटेंड करा लेते स्टडी परमिट? नहीं, उसने कुछ नहीं बोला, वो एडवाइस नहीं करते थे। उन्होंने बोला कि हम आपके लिए हेल्प नहीं कर सकते। ओके। और जो कनाडा का सीबीएस ऑफिसर था, उसने दो चार जगह कॉल भी की, बड़ा अच्छा बंदा था। यूएस वाले थोड़ा रूड थे, बट इधर जो फ्लैग पोलिंग के लिए अपने कैनेडियन बंदे थे, उन्होंने बहुत हेल्प की, बट उन्होंने सॉरी बोल दिया। या कोई बात नहीं। फिर मैं आया और मैंने कुछ लोगों से डिस्कस किया। तो किसी ने बोला कि अपने ही किसी कोर्स को जो तुमने मास्टर्स किया है, जिसमें मार्क्स कम आएंगे, उसको रिपीट कर लो, यू विल गेट न्यू स्टडी परमिट एंड देन तुम कंटिन्यूटी बन जाएगी आपकी। दैट्स तो राइट। मैं ऐसा कुछ। मतलब के स्टडी, जी। मतलब वी हैव टू जस्ट गो ऑन द सेम वेवलेंथ। तो मतलब उन्होंने, किसने आपको एडवाइस दी कि आप स्टडी दोबारा ले लो, एक्सटेंड कर लो, और दोबारा नया स्टडी परमिट लेके लेट्स कंटिन्यू लिविंग ऑन द स्टडी वीजा पर्पस? ठीक है, हमारे सीनियर्स जो इंडियन थे, उन्होंने बताया कि ठीक है। ये इजी रहेगा तुम्हारे लिए, $400-500 जाएंगे और वो भी कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा ठीक है। मैं उसको सोच रहा था। ऐसी सेम केस मेरे एक दोस्त के साथ भी हुआ था। तो हम लोगों ने जाके पहले प्रोग्राम मैनेजर जो मास्टर्स थे हमारे और जो प्रोफेसर थे, उनसे डिस्कस किया। वो तो वाइट पीपल थे, उनको तो इमिग्रेशन में इतना इंटरेस्ट था भी नहीं। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ये काम मत करो, आप जो हमारा जो खुद के कंसल्टेंट होते हैं यूनिवर्सिटीज में, उससे जाके हम बात करते हैं, शी विल हैंडल दिस प्रॉब्लम। तो या चाइनीज थी, उन्होंने हमारे प्रॉब्लम को देखा, उन्होंने कहा कि ओके, यू हैव टू आपको रीस्टोरेशन कराना पड़ेगा अपने इसको,
आप या स्टेटस आउट ऑफ स्टेटस हो गए, या तो यू हैव 90 डेज, अभी आपके 90 डेज है तो आप इसको करा सकते हो। मैंने कहा ठीक है मैम, आप लोग ज़्यादा, अब जब इतना दिमाग काम नहीं कर रहा तो मैंने कहा आप मैम आप ज़्यादा समझ सकते हो। उन्होंने अप्लाई किया, ठीक किया, उन्होंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे बताए, ऐसे ऐसे करो वैसे ऐसे करो, बट उन्होंने मुझे फीस कम बताई। फीस थी $200 फॉर रीस्टोरेशन एंड $200 फॉर वर्क परमिट या एंड 100 250 150 255 गलत हो गया थोड़ा सा, या नहीं 255। नहीं, अभी यहाँ यू आर राइट। 200 है रेस्टोरेशन की, 200 है रेस्टोरेशन की, और वर्क परमिट की 255। 255 है, ठीक है। टोटल 455, बट एग्जैक्टली 605 होता है, बिकॉज $150 जब आप रीस्टोर के स्टूडेंट भी होते हैं तो उसकी होती है, भले ही आप 2 दिन के लिए और 4 दिन के करेक्ट, स्टूडेंट बनो, बट यू हैव समझ टू पे गया। फॉर। तो ठीक है। ये चीज मैम ने स्किप कर दी, हाँ स्किप हो गया। हाँ हमने जाके बड़े तरीके से पिक्चर्स क्लिक कराई, जो भी कराया, हर एक काम की, अपनी पार्ट टाइम जॉब भी हमारी छूट गई थी बिकॉज वी आर नॉट एप्लीकेबल फॉर हाँ दैट, तो गरीबी भी आ गई। तो उसके बाद हमने पिक्चर्स क्लिक की जो यूएस की होती है, वाइट बैकग्राउंड की, सब कुछ किया, फीस भी पे किया, सब कुछ किया, चला गया। तो हम आराम से वेट कर रहे हैं, मैम बोली 100% आ जाएगा, आप टेंशन लो। जब आप बाहर से लोगों को बुला रहे हैं, लोग इमिग्रेशन, तो आपने तो यहाँ टैक्स पे किया, आपने डिग्री की है, मास्टर्स किया है, आपको परेशान नहीं करेंगे, कनाडा इज रियली कूल। मैंने कहा ठीक है, बट रिजेक्शन आया, कब आया? 115 डेज, 115 दिन बाद। तो या आई लॉस्ट माई 90 डेज। मैंने कहा या मैं तो इधर का भी नहीं रहा, मैं उधर का भी नहीं रहा। सही बात मैम, है। मैं मैम के पास बीच बीच में जाता था जब 70 डेज थे, या जब 60 डेज थे, क्योंकि मैं, मेरे को देसी आदमी है, वही दिमाग में चलता रहता था कि अगर नहीं हुआ, बाय द वे निगेटिविटी बहुत आती है दिमाग में। या तो मैम बोलती थी ठीक है ऐसा हो जाएगा। मैंने कंफर्म भी किया कि डिड वी एग्जैक्टली फी लाइक 455 एग्जैक्ट है या कुछ और भी पे करना है? तो बोली डोंट वरी अबाउट इट, सब कुछ सही है, और मैं इसलिए क्यों बैठी हूँ, मैं तो ये वो। मैंने कहा मैम मैं सोच रहा हूँ, जब 70 डेज हुए थे, 20 डेज बचे थे, मैंने कहा मैम सोच रहा हूँ किसी लॉयर से बात कर लेता हूँ। तो मैम एग्रेसिव हो गई, बुरा मान लगे, हम क्यों बैठे हैं यहाँ पे, फिर पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हो, जाओ फिर अपना जो भी इंग्लिश चाइनीज मिक्स में उन्होंने बोला था। अब ऐसे टाइम में आप बड़े बुजुर्गों की सुनते हो या फिर एक्सपीरियंस की सुनते हो। या मैंने कहा ठीक है भाई, और फिर मैं चले गया। उसी दिन रिजेक्शन आया, उसी दिन मेरा कन्वोकेशन भी था, क्योंकि कन्वोकेशन तो 3 मंथ के बाद था। या और हाँ, तो मैंने कहा ये अब तो कहीं के नहीं रहा। थोड़ा सा आपको यहीं पर रोक दूं। ये उन्होंने जो जो कंसल्टेंट थी यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी की जो वहाँ पर एक ऑफिसर होंगी, इमिग्रेशन कंप्लायंस वगैरह करती होंगी, तो इन्होंने का बहुत कुछ बड़ा आपको ऑफिस। एग्रीमेंट वगैरह दिया था, आपको एग्रीमेंट वगैरह कुछ? हाँ, एग्रीमेंट वगैरह दिया था उन्होंने ही, मुझे फॉर्म वगैरह फिल कराया था, और उनका उनके लेटर पैड जैसा कुछ था, बड़ा सा फॉर्म था, फिल नहीं, कराया था, उन्होंने बट पैसे पैसे तो नहीं चार्ज करे ना? नहीं नहीं, पैसे से नहीं किए हाँ, थे। तो एग्रीमेंट, सो typically there's no agreement between you. You are not a client of hers, you are doing as a, हाँ she's doing as a pro bono। और उसमें हाँ उन्होंने जो एप्लीकेशन जो सबमिट करी है, वो आपको याद है कि केस प्रोसेसिंग सेंटर एडमिंटन में करी होगी, कहाँ करी है, कौन से बाय मेल करी होगी ना? याद अल्बर्टा है? अल्बर्टा अल्बर्टा। हाँ, एल्बर्टा में से क्या, ठीक है। चलो, ठीक है, फिर उसके 115 दिन मैं बाद रिलीज हो गया, हाँ फिर आ गया उसके बाद। तो मैंने मैम को बोला कि मैम ये आपने गलत किया, ये फीस ऐसी थी वैसी थी, आपको एग्जैक्टली फीस बताना था, जस्ट $150 के लिए मैम इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई। $150 क्या होते हैं, $50। तो बोले, मैम ने ये बोला कि हमारा काम कंसल्ट करना है, और हम कोई लॉयर थोड़ी ना है। इन्होंने ऐसे बात को मैनिपुलेट कर दिया, हम कर भी कुछ नहीं सकते थे, आउट ऑफ स्टेटस ही हो गए। लेटर आ गया था, वो रिजेक्शन, वो लेटर था कि यू हैव टू गो बैक, या और अदरवाइज वी विल टेक फोर्सली टेक द एक्शन, ऐसा कुछ था। हम ऐसे कोई कुछ था। फोर्सली एक्शन ऐसे नहीं। तो वो जो लाइन थी उसने तो डरा दिया। इतनी मेहनत की मैंने, 2.5 साल, 2 साल की स्टडी 2.5 साल में की, एक एक पैसे जोड़े, यहाँ पर फादर मेरे थे नहीं, सब कुछ किया। और 90% बंदे स्टडी करने इसलिए जाते हैं कनाडा में कि पीआर मिले, या और इतनी स्टडी के सब कुछ करने के बाद मेरी जॉब लग गई थी, बस वो मैं उसको स्टेटस नहीं दिखा पा रहा था, तो जॉब भी छूट गई। 1 दिन की थी जॉब, ठीक उन्होंने है। बोला 2-4 दिन में दे देंगे। कोई बात नहीं, फिर मैम से फिर मैंने सोचा अब जाके एडमिशन लेता हूँ, तो अब एडमिशन भी नहीं हो रहा है, वो बोल रहे हैं कि स्टेटस चाहिए, या सही है, यू नो। सही सही तो कह रहे मैंने सोचा 1 साल का कोर्स कर लूंगा, जितने के कर लूँ। मैं भी वापस नहीं जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत स्ट्रगल किया। लोग बोले भी, इंडिया में भी बोलेंगे थे आप तो बड़े जोश में गए थे पढ़ाई करने, खैर। तो फिर वहां से प्रॉब्लम लगी। फिर मैं हैलीफैक्स में रहता था उस टाइम, मैंने फिर एक लॉयर को कांटेक्ट किया, वो पाजी थे, तो मैंने सोचा कि आधा कनाडा तो पाजी लोगों का है, सरदार जी लोगों का, तो कुछ ना कुछ जुगाड़ निकाल लेंगे। मेरे दोस्तों को भी उन्होंने काफी जुगाड़ से तरीके से, जुगाड़ इन द सेंस गलत वर्ड बोलेंगे, मतलब वो इन चीजों में इतना इन्वॉल्व होते हैं, उनको ज्यादा पता होता है। मुझे ऐसा लगा इंडियंस देसी वगैरह हो, गोरे से मेरा बैड फीडबैक आ चुका था।
तो उनको मैंने बोला, उन्होंने बोला कि, मैंने कहा सर ऐसी सी बात है, रजिस्ट्रेशन का इशू है, और मेरा मैं ये हो गया हूँ, मुझे लेटर गया है, मैं क्या करूँ। उन्होंने लेटर भेजा उनको। बोले कोई नहीं, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम आपका HNC ह्यूमैनिटेरियन कंपनसेटेड बैकग्राउंड में आपका अप्लाई करेंगे और आपका हो जाएगा, डोंट वरी। मैंने कहा सर वर्क परमिट के लिए होता है, वो तो PR के लिए सुना होता है मैंने। आप कह सकते हैं कि जो लोग रिफ्यूजी के लिए अप्लाई करते हैं, रिफ्यूजी थोड़ा ज्यादा हार्ड हो जाता है, ये उससे थोड़ा सॉफ्ट कह सकते हैं। मैंने भी थोड़ा सा कुछ शुरू कर दिया थोड़ा था। सा आपने जो वर्ड इस्तेमाल किया ह्यूमैनिटेरियन कंपैशनेट जो करा, अब इसके बारे में जिन लोगों को जो ये देख रहे हैं प्रोग्राम हमारा, उनको आप थोड़ा सा बता दो कि इसका मतलब क्या होता है। अगर आपको पता है, नहीं तो हम स्क्रीन पे दिखा देते हैं HNC होता क्या है। थोड़ा सा आपको पता है कि HNC क्या होता है? आप स्क्रीन देख रहे हैं मेरा? अभी नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा स्क्रीन? ना। I'm showing it on the, I'm doing a screen share, so let me see if I can do it one more time, otherwise या I'm showing it directly on the screen. ये HNC होता क्या है? कई लोगों का ये मानना है कि HNC अगर कुछ ना हो तो HNC कर लो। तो उसके बारे में थोड़ा सा गलत। उसके जरा खोल दो। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो देयर इज अ प्रॉब्लम, अब देख दिख रहा है? ओके, सो अब देख इसको रहा कहते हैं ह्यूमैनिटेरियन एंड कंपैशनेट ग्राउंड। इस पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं इससे पहले कि आगे आगे बढ़े। दिख रहा है ना आपको क्लियरली? है। यस, आई कैन सी। ह्यूमैनिटेरियन कंपैशनेट ग्राउंड क्या होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं सिंपैथी, रहम रहम करना, थोड़ा सा रहम दिल होना। तो people who would not be normally eligible to become permanent residents may be able to apply on humanitarian compassionate ground। और ये है असली बात, it is only applicable for people in exceptional यस। cases, और केस बाय केस पे होता है। ये ऐसा नहीं है कि सबको मिल जाएगा। दूसरी बात बड़ी समझने वाली चीज है कि HNC का जो अप्लाई करना मतलब ये है कि आप PR अप्लाई कर रहे हो, लेकिन आपका चक्कर तो ये है कि आपको स्टडी करना है, वर्क करना है, स्टडी सब पर। करना ही है। तो ये होता है कि हम आ, दूध अलग है पानी अलग है, दोनों को मिक्स कर देंगे तो उसमें क्या रह जाएगा इसमें? मतलब कि हमें तो चाहिए वर्क परमिट, लेकिन हम HNC की तरफ जा रहे हैं। मेरा मेरा जो मानना है कि इट इज़ नॉट द राइट अप्रोच। और मैं नहीं कह रहा हूँ कि किसने क्या कहा, लेकिन अगर आप मेरे पास आते तो मैं कभी नहीं कहता हूँ आपको कि ये करो, क्योंकि और भी थोड़े से रूल्स देख लेते हैं क्या है HNC का। अगर आप देखो, इस पे लिखा हुआ है, ये लाइन मैंने पढ़ो। पूरा पढ़ा था। हाँ, इस पे लिखा है कि यू मे ओनली आस्क फॉर HNC ग्राउंड्स इफ यू अप्लाइंग फॉर PR स्टेटस या इन कनाडा और अब्रॉड। टिपिकली और भी सारी सारी बहुत वो है। और इसमें एक एक केस एक और भी है, इट्स कॉल्ड वैविलोव केस। आई डोंट नो इफ आपको नहीं पता है। तो वैविलोव केस जो है, उसकी एक रिक्वायरमेंट बहुत बहुत बड़ी है। वैविलोव, आई कैन जस्ट, ये तो ऊपर मैंने टाइप वैसे ही आ गया, मैंने वैव किया तो वैसे ही आ गया। और ये सुप्रीम कोर्ट का केस है। HNC में को कैसे लोग देखते हैं, क्या करते हैं, इसके बारे में वैविलोव केस का एक बेंचमार्क है। अगर वैविलोव केस का जैसे स्टैंडर्ड ऑफ रीजनेबलनेस अगर नहीं होगा, तो HNC केस का अप्रूव होना बहुत मुश्किल है। तो किसी का मैं अगर आप मेरे पास आते, अगर मेरे जैसा, अगर अगर इस तरह के सिचुएशन में अगर वैविलोव केस को लेकर मैं कहता हूं कि आपको मैं ये सुप्रीम कोर्ट में केस गया था ये। और अगर आपको पढ़ना है तो इसको आप ऐसे टाइप करके यू कैन डू ऑन गूगल कनाडा वर्सेस वैविलोव, और इसको आप पढ़ लेना कि किस तरह के केसेस में आपको HNC के बेस पे आपको PR मिलती है। तो उससे आपको आपको मालूम पड़ जाएगा। गो एड कंटिन्यू, फिर क्या हुआ आपके केस में? मैं कहाँ पर था, हाँ, तो फिर उन्होंने बोला मैं तुम्हारा HNC में करूंगा वगैरह वगैरह। मैंने कहा कि अच्छा, कितना टाइम लगेगा? उन्होंने बोला मिनिमम 6 महीने लगेंगे। या क्योंकि मैंने कहा था, अगर 6 महीने ज्यादा लगेंगे अगर, तो क्योंकि अब हैलिफैक्स छोटी जगह थी और वहां पर लॉयर्स ही कम होते थे। उसके बाद इस केस में लॉयर ढूंढना मुश्किल था। तो मैं कभी टोरंटो आया भी नहीं था, जस्ट कभी घूमने आया था 1-2 दिन के लिए। तो मुझे नहीं पता था। किसी ने बोला टोरंटो के लॉयर को कांटेक्ट करूं, उन्हें ज्यादा पता होगा। बाद में टोरंटो में गया तो मुझे लगा कि हाँ, ठीक है, काफी देसी है। तो ठीक उसने मुझे ये बोल दिया कि तुम HNC कर लो। फिर मैंने, जब मुझे रियलाइज हुआ कि कुछ मिस्टेक है, तो मैंने HNC का पूरा पढ़ा। फिर मैंने एक बंदे से मिला जिसका HNC अप्रूव हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि उस बंदे ने मास्टर्स किया था और उसमें 3 साल हो गया था जॉब करते हुए। और उसका जॉब की भी कुछ नॉक ए का बी का सीन था, जिसकी वजह से उसको वर्क परमिट, वो सॉरी, PR नहीं मिल पा रहा था। कुछ मिस्टेक उससे हो गई थी बंदे से, तब उसने HNC किया था, तो उसका हो गया था काफी स्ट्रगल के बाद। या बट मेरे में तो कोई चांस ही नहीं है यार। मेरा तो स्टडी स्टडी भी नहीं, वर्क परमिट का था। और या उसके लिए HNC लगाना तो बहुत अजीब बात थी। कोई बात नहीं, 6 महीने हो गए, मैं HLFX में वेट करता रह गया।
मुझे डर भी लग रहा है, मैं ओवर स्टे हो रहा है, और मैं इस 6 महीने से ज्यादा ही करना होता, मैं इंडिया जाके दोबारा स्टडी के लिए आ जाता। या जब उन्होंने बोला था कि लेटर के लिए चले जाओ, क्योंकि उस टाइम मेरे पास कुछ पैसे भी थे, या 6-7 thousand हो जाता, जो भी एक बार बंदा स्टडी करके जा चुका है दोबारा चांसेस होते। कोई या बात नहीं, फिर मैं थक थक हार के मैं आ गया टोरंटो। मैंने तो बोला कि सर आपने कैसे कैसे अप्लाई किया एचएनसी, मुझे बताइए। तब तक मैं इतना क्यूरियस था कि मैंने पूरा आईआरसीटी के वेबसाइट में सब पढ़ डाला था। या तो मैंने उनसे बोला, उन्होंने बोला कि हमने बाई पोस्ट अप्लाई किया, ऑनलाइन होता नहीं है एचएनसी। मैंने सर जैसे अप्लाई किया तो उसका कुछ कनाडा पोस्ट वगैरह कुछ तो होगा, या कुछ तो होगा, कुछ तो बताइए। मैंने मेरी फीस जो थी वो तो मुझे डिडक्ट हो गई थी मेरे क्रेडिट कार्ड से, $605। मेरे दोस्त की तो हुई भी नहीं थी। मैंने कहा उसका कैसे आपने अप्लाई कर दिया? अच्छा, ये कोई बात नहीं। थोड़ा ये देखें, अभी आजकल जो एचएनसी केसेस हैं आजकल करीब करीब 3 साल लग रहे हैं, देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, नजर आ रहा है तो ये आजकल सब जो है करीब करीब 3 साल आजकल लग रहे हैं। और एक चीज और मैं आपको एचएनसी के बारे में थोड़ा सा बता दूं इससे पहले कि आप आगे बढ़ें। हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, मैं बता दूं एचएनसी के बारे में कि एचएनसी जब आप अप्लाई करते हैं, इट इज एसेंशियली फॉर पीआर। जब आप अप्लाई करते हैं तो उससे आपके जो स्टेटस है, ऑलरेडी एक्सपायर्ड स्टेटस है, ओवर स्टे स्टेटस है, उससे कुछ नहीं होता। दैट मीन्स के आप यू आर ऑलरेडी इलीगल। एंड और आप अगर आप उस जमाने में कितना टाइम लगता था, 6 महीने या 10 महीने समथिंग, नहीं, उस जमाने में भी आपका सर आपका 18 मंथ इलीगल मिनिमम स्टे, दिखा रहा है। आपका इलीगल स्टे कंटिन्यू रहता है। आपका ऐसा नहीं कि इलीगल स्टे आपका वो उससे कोई रेमेडी हो जाएगी। आपका जो मेन प्रॉब्लम है, जो ओवर स्टे हो गया, इलीगल स्टे हो गया, उससे कोई इसका समाधान नहीं है। एचएनसी इज अ टोटल डिफरेंट इंडिपेंडेंट पैरेलल एप्लीकेशन। थोड़ा सा ये बता दें आपको। जी, यू आर राइट। तो हाँ अब उससे नॉलेज नहीं, तो मैंने तो पूछा सर मुझे घबराहट हो रही है, मुझे लग रहा है मैं रूल ब्रेक कर रहा हूँ, मुझे बताइए आपने जो भी भेजा कनाडा पोस्ट से दिखाइए। हाँ जी। तो दिखाते नहीं थे, बोलते थे मैं पुराने ऑफिस में ये वगैरह वगैरह करके। तो मेरा एक दोस्त लॉयर मुझे मिला वहां पर, काफी बचपन का दोस्त था वो, कभी कनाडा पहले चले गए थे। उसने उसने बताया कि केस नोट निकलवाते हैं, या केस नोट्स। या मैंने उसके $100 दिए, केस नोट निकलवाया। उसमें सब कुछ था कि मैं एमएलए से मिला, एंडी फिल्मोर से, या हेलीकॉप्टर से, मैं जस्टिन ट्रूडो के पास भी गया था, वो मिल नहीं पाया था। जो जिन से मैंने अप्लाई किया था, जो जो एमएलए, सब कुछ उसमें था। मैं या कब इंडिया से चला, कब क्या या किया, या एक्सेप्ट मेरे एजेंसी की फाइल, सब कुछ था उसमें। या मैं शॉक हो गया, मैं शॉक लग गया मुझे कि मैं ये, इन्होंने तो अप्लाई भी नहीं किया। अब तो मैं इम्प्लाइड स्टेटस में भी नहीं हूँ। जो मुझे बोलते थे या कि तुम रुके रहो, अगर मैं इंडिया जाओगे तो तुम्हारी ये एजेंसी ऑटोमेटिक या कैंसिल हो जाएगी। या मुझे इंडिया में नहीं आने दे रहे। या अब मेरी शादी वादी करनी, वो भी 2-3 साल से कोई वेट कर इंडिया रहा है। इंडिया क्यों नहीं आने दे रहा? व्हाट डू यू मीन इंडिया नहीं आने दे रहा वो कहता है इंडिया जाओगे तुम्हारी एजेंसी फाइल कैंसिल हो जाएगी। है? इससे तो मैं मैं इत्तेफाक डिस्टर्ब हो रहा हूँ। इससे तो मैं इत्तेफाक नहीं रखता। अगर एचएनसी फाइल जैसे अभी हमने देखा स्क्रीन पे, एचएनसी फाइल इज अ इंडिपेंडेंट कंकरेंट पैरेलल प्रोसेसिंग ऑफ एनी एप्लीकेशन फॉर पीआर। उससे अगर आप चाहे अप्लाई करने के बाद अगर आप इंडिया चले गए, कोई और कंट्री चले गए, इट हैज नो इफेक्ट ऑन दैट फाइल। अगर वो फाइल, अगर आप इंडिया चले गए होते, अगर वो फाइल अप्रूव होती, तो आपको वो नोटिफिकेशन आपके जो मेलिंग एड्रेस है जो लॉयर का, वहां पर आ जाता है ऑटोमेटिकली। सो मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि एज सून एज इट यू मेक सेंस। एग्जिट इट डज नॉट न्यूट्रलाइजेज योर फाइल। कोई और केसेस में मैं आपको दे सकता हूं कि उसमें हो जाती है, जैसे एक रेफ्यूजी अप्लाई करते हैं कुछ लोग, तो अगर वो रेफ्यूजी में अगर अप्लाई करते हैं और वो छोड़ जाते हैं तो उनका वो विड्रॉ कैंसिल हो जाता है, नॉट एन एचएनसी फाइल। और दूसरी बात यह है कि अगर एचएनसी ही करना था, अगर मेरे को करना था एचएनसी को अगर आपके लिए, तो आप इंडिया आ जाते, लखनऊ आते, लखनऊ से कर सकते थे एचएनसी, आपको वहां रहने की जरूरत नहीं थी। एनीवे कंटिन्यू प्लीज। इट मेक सेंस, लेकिन सर वही तो बात है ना, जब आप नए नए छोटे शहर से या हैलीफैक्स से गए हो तो नहीं समझ आता है सर। और दिन पर दिन वो इतनी छोटी सी मिस्टेक, 3 घंटे लेट हो गए बॉर्डर में, वो कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, कॉम्प्लिकेटेड समझ हो जा रहा है। घर से प्रेशर है और आप जॉबलेस हैं। पिछले, क्योंकि आप जॉब भी नहीं कर सकते कहीं, आपका स्टेटस नहीं है, तो 1 साल से जॉबलेस हूँ, पैसे मांग मांग के काम कर रहा हूँ, समझ लोगों गया। से घर से मंगा रहा हूँ। तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया। तो मैंने उनसे बोला, तो वो केस नोट्स में मैंने देखा, मैं शॉक हो गया। मैंने कहा सर आपने कुछ किया भी नहीं, मेरी लाइफ बर्बाद कर दी, मुझे मेरे पैसे ही दे दो यार, जाके कुछ करूँ, फिर वापस स्टडी के लिए आऊँ, कुछ करूँ, वो स्टे किया है, या फिर मैं घर जाके पीआर अप्लाई करूँ। या मुझे सेल भी 9 लाना पड़ेगा, और मैं या फिर डिग्री आई मास्टर्स, या तो मेरे पॉइंट बन जाएंगे। उन्होंने पैसे वैसे भी नहीं दिए, और मेरी फ्लाइट वगैरह थी, मुझे आना था, मेरी तबियत खराब हो रही थी, उन्होंने ब्लॉक वगैरह भी कर दिया मुझे। वो उनकी कहानी है, देखा जाए। मैं आपको यहाँ पर फिर रोकूंगा, क्योंकि मेरे को आपको जब भी मेरे को कुछ लगेगा, कुछ चीज मिसिंग है, तो मैं आपको रोकूंगा, इफ यू डोंट माइंड। श्योर श्योर तो श्योर। जब जब आपने उनको हायर किया तो उनकी तरफ से कोई ना कोई एग्रीमेंट, रिटन एग्रीमेंट हुआ? हाँ अगर उनके, रिटन एग्रीमेंट है, वो आपके पास है? हाँ सब कुछ है। वो अगर या रिटन सब कुछ है एग्रीमेंट है, मेरे पास। एक सेकंड, वेट वेट वेट, वो रिटन एग्रीमेंट में लिखा होगा सब टर्म्स एंड कंडीशंस के, कितने पैसे देने हैं, क्या करना है, सब लिखा होगा। कितने, 4-5 पेज का, 6 पेज का है?
काफी बड़ी बड़ी फाइल है। तो उसमें उसमें जितने भी आपने पैसे दिए हैं उसमें लिखे हुए हैं कि कितने पैसे आपने दिए हैं, कैसे दिए, कब दिए, लिखे हुए हैं? ठीक है, दैट्स गुड। चलो कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू योर स्टोरी। फिर क्या हुआ, आप इंडिया वापस आ गए? पैसे तो 7-8 थाउजेंड थे, वो तो फिर भी इतना नहीं प्रॉब्लम हुई, $7-8 थाउजेंड। जो लॉस हुआ मेरा टाइम का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। फिर मैं आ गया यहाँ पर, और अब एक बार आप 4 साल रह चुके हो कनाडा में, तो फिर उसी हिसाब से प्लानिंग कर रखा था क्या करूँ। यहाँ पर आया, फिर मैंने यहाँ पर आइल्स की प्रिपरेशन की काफी दिनों तक, 6-7-8 महीने तक की। इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं थी, काफी टाइम लग गया। कौन से साल, महीने में वापस आए इंडिया आप? कौन से महीने, साल में? लास्ट ईयर आया था इसी टाइम, महीना 1 साल हो गया। महीना बताएं। जून में, सॉरी, जून हाँ, ऑफ जून 2019 फर्स्ट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जून फर्स्ट, हाँ, समझ गया। उसके बाद आ गया। ठीक है, और फिर मैंने प्रिपरेशन की काफी, फिर मेरे नवंबर में आइल्स में आ गया CLB 9। और फिर मास्टर डिग्री तो मेरे पॉइंट्स बन गए 471 समथिंग, और मेरा ITA वगैरह भी आ गया। हाँ, बताइए। मास्टर डिग्री का फायदा होगा, बाकी जो भी है। और एक तरह से काफी टाइम लगाया मैंने। ठीक है। तो उसके बाद सर यही प्रॉब्लम, अब मेरे दोस्त वगैरह बोल रहे हैं कि तुम्हारे रिजेक्शन होने के चांसेस है, क्योंकि ITA तो आ गया, ठीक है, अब लॉकडाउन में सब, आई मीन कोविड-19 में सब स्टक है अभी। तो अब मुझे लग रहा है कि मान लीजिए अप्रूव होती है, उसमें एक क्वेश्चन भी है कि डिड यू ओवर स्टे, अब आगे की कॉल प्रोसेस होगी। तो सर उसमें मैं क्या करूं, मुझे डर लग रहा है रिजेक्ट ना कर दें कि ओवर स्टे किया। कोई कह रहा है कि जनरल रीजन बताओगे, ऐसा कुछ नहीं है, और आप अच्छे से बताओ सब कुछ, पूरी कहानी, और ओवर स्टे का रीजन भी प्रूव करो कि क्यों किया, आप आना चाहते थे वगैरह वगैरह। तो ऐसा नहीं होगा। तो सर यहाँ पर मैं काफी कंफ्यूज है, क्योंकि इतना सब करने के बाद पैसे लॉस करने के बाद सारी कहानी के पहलू खत्म हो गए, ऑलमोस्ट खत्म हो गया। अब मैं वेट कर रहा हूँ आगे बढ़ने का। ओके, आगे 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 बढ़ते हैं हम। और आपका ये इनविटेशन जो आपका आ चुका है 470 वाला, 471 वाला, तो अभी आप मतलब उसके डॉक्यूमेंट जमा कर दिए हैं, कर रहे हैं, क्या क्या है? थोड़े बहुत किए हैं, अभी नहीं कर रहे, क्योंकि वो अभी करना था मुझे। कितने मुझे टाइम दिया था। कितने दिन बाकी हैं आपके वो जमा करने के लिए? 60 डेज है अभी, नहीं, क्योंकि आपका कितने दिन बाकी और अभी हैं आपके, मतलब कब आया है कि यू हैव वन मंथ है, कितने दिन बाकी हैं आपके पास अभी? होंगे कुछ 35 डेज बाकी होंगे। अच्छा, ठीक है। तो आपकी आपकी समस्या सिर्फ इतनी है यहाँ पर अभी है कि मेरा PR आएगा नहीं आएगा, बेस्ड ऑन जो पहले हुआ, जो ओवरस्टे हो गया, हाँ, जो भी रेजिस्ट्रेशन हो गया। तो उसके लिए चलो मैं आपको उसके बारे में मैं अपना ओपिनियन आपको देता हूँ। आपको PR मिल जाएगी, आपको PR में वो रोकेंगे नहीं फॉर श्योर, क्योंकि जो भी आपकी जो हिस्ट्री है, अगर आपके जो जो ऐसे हुआ है वो these are of course mistakes and these are violations of section 41 for sure कि आपका वो हो गया है, लेकिन इसमें आपको पेनलाइज नहीं करेंगे। और जिन्होंने आपको कहा है कि आप प्रॉपर समझाएं, डॉक्यूमेंट देके समझाएं, तो एट द एंड ऑफ द डे यू नो इट शुड बी ओके। अगर जस्ट इन केस अगर आप, क्योंकि होता क्या है कि let us compare the different scenarios. Let us assume कि अगर आप अभी कनाडा में बैठे होते और अभी आप ओवरस्टे होते और आपकी ऐसी ये पॉइंट्स अगर आ गए होते और करते, तो आप यू आर टिपिकली यू आर इनएडमिसिबल, और इनएडमिसिबिलिटी को वेव करने के लिए you could have applied for TRP for example, तो उससे आप स्टेटस में आ जाते for at least 1 year or so, then you would have resumed your PR application। क्योंकि आप इंडिया चले गए और कंट्री से बाहर हो गए, जैसे ही आप कंट्री से बाहर चले जाते हो यू आर cured of inadmissibility, that means को inadmissibility का वो एक समाधान हो जाता है कि you are no longer inadmissible now। और एक और बात होती है inadmissibility में कि कुछ मेजर कारण है, जैसे क्रिमिनल है, मेडिकल है, मिसरिप्रेजेंटेशन है वगैरह वगैरह, ऐसे कुछ कारण हैं। तो अगर उसमें अगर वो आपको चार्ज करते हैं, इफ दे मेक यू इनएडमिसिबल, दे विल डू अ सेक्शन 44 रिपोर्ट अगेंस्ट यू दैट बार्स यू कि यू कैन नॉट अप्लाई फॉर PR इन सम केसेस फॉर सम इयर्स। तो वो आपके साथ नहीं है, आपके पास एक रेगुलर ओवरस्टे है। I don't think it will matter much if you give them all the proof। आप अपनी एक पूरी क्रोनोलॉजिकल फाइल है सर मेरे पास HNC की, सॉरी टू इंटरप्ट, मेरे पास HNC की पूरी फाइल है, उसको मैंने बहुत संभाल के प्रिंट करके भी रखा है और PDF में भी रखा है। तो मे बी इट विल एक अलग बात है, वो दैट्स गुड, वो एक अलग बात है। वो जो मैं कह रहा हूँ आप उस पे थोड़ा सा वो करें कि ये होना चाहिए। आपकी जितनी भी आपने बातें बताई मेरे को, जो पहले दिन हुआ, जो अगले दिन हुआ, जो उसके कंसल्टेंट यूनिवर्सिटी के पास गए, उनके पास गए, हर एक ये पहलू के आपको पास एक गवाह और सबूत होने चाहिए।
जैसे आपने बोला कि मैं सीबीएसई ऑफिसर के पास गया, आप बिल्कुल टाइम नोट करके मैं इतने बजे गया, ये ऑफिसर यहाँ मिला, उसने ये मेरे को ये कहा, अगर नाम याद है तो वंडरफुल, इफ नॉट दैट्स फाइन। और उसके बाद फिर इसके पास कंसल्टेंट गए, कंसल्टेंट ने इतने बजे मेरे से बात करी, फिर उसने ये कहा, फिर मैंने उसे ये कहा, फिर उसने ये कहा, फिर ऐसे मेल किया, फिर मैंने दोबारा गया, फिर ये। यू नीड टू प्रोवाइड एविडेंस ऑफ ईच एंड एवरी कन्वर्सेशन कि ये ऐसे ऐसे हुआ है। जितनी आप उसमें इसमें आप गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। और एविडेंस, हर चीज़ का एक डॉक्यूमेंट्री एक वो होना चाहिए कि वाकई ये चीज़ हुई है। अगर मैं आज बोलूं कि जी मैंने उसके पास गया, उसने मेरे को कह दिया, वी डोंट नो कि किसने क्या कहा। जितना आप उसमें एक्स्ट्रा एविडेंस दोगे उतना इमिग्रेशन को तसल्ली होगी कि ठीक है, यू हैव ट्राई टू डू द राइट थिंग, पर वो गलती उनसे हुई है, फिर लॉयर से हुई है, जिससे भी जैसे भी हुई है, तो उसके हिसाब से वो आपको वेव कर सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग इशू। इससे भी बड़े बड़े केस जो वायलेशन वाले वो कवर अप हो गए हैं। सो इट्स नॉट दैट मच ऑफ इशू। इतने इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। आप आज आराम से रात को सो सकते हो अच्छी नींद से। जब मैं वहाँ पर था सर, तो कुछ लोग मेरे फ्रेंड बोल रहे थे तुम्हें ले जाने की जरूरत क्या है, कभी आ नहीं पाओगे, तुम्हें प्रिपरेशन करनी है आइल्स की, यहीं पर बैठ कर करो, पॉइंट्स आ जाए तुम्हारे, आईटी आ जाए, चले जाना। मैंने कहा मैं रूल और नहीं ब्रेक करूंगा, ये मैं इस अच्छी तरह का बात बंदा नहीं हूँ। ये कोई अच्छी बोल बात रहा है। है, जी, कोई बोल रहा है कि रिफ्यूजी ले लो ये वो, मैंने इतनी स्टडी क्यों की मैंने। तो मैं ऑनेस्टली चला आया जो मुझे कैनेडियन रूल के अकॉर्डिंग सही लगा। मैंने स्टैम्प भी कराया वहाँ प्रॉपरली, स्टैम्प अच्छे से, जो मैं जब लीव आई वॉज लिविंग कैनेडा टोरंटो, तो सब संभाल के रखा है मैंने सोचा पासपोर्ट कभी खो सकता है, तो मैंने इसका भी पिक्चर क्लिक करके रखी अपनी जो भी स्टैम्पिंग की। और एक फनी चीज एंड में बताना चाहूंगा, अगर आपके पास 2 मिनट हो, कि ये मेरा केस बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया था, क्योंकि मैंने जस्टिन ट्रूडो को ईमेल भी किया था, और 2-3 बंदे और भी थे जो मुझे फेसबुक इंडियन इन हैलिफैक्स में मिले, या उनके साथ भी सेम केस हो रखा था। कि भूल जाते हैं बच्चे, मुझे नहीं पता क्यों भूल जाते हैं, मैं तो भूला भी नहीं था, मेरा लास्ट डे था। या तो इस वजह से बहुत बच्चों को प्रॉब्लम हुई थी, और अच्छे लॉयर नहीं मिल पाते थे, इसी तरह मैनिपुलेट होते थे। तो कैनेडियन इमिग्रेशन ये रूल आया था, इमिग्रेशन नहीं कहते हैं ये, स्टूडेंट्स के लिए, कि आपको 6 मंथ तक वर्क परमिट लेने के लिए, स्टडी अपना स्टूडेंट पर स्टडी परमिट से वर्क परमिट कन्वर्ट करने के लिए आपको 6 मंथ तक कोई भी वैलिड स्टेटस की जरूरत नहीं है। या आप आ सकते हैं, बॉटम ले सकते हैं। या मुझे जैसे पता चला, मैं बहुत खुश हो गया। मैं दौड़ते दौड़ते जा रहा था, मैं भी एक दिन 3 डेज लेट हो गया। या 6 मंथ 3 डेज हो गए मेरे। तो कोई बात नहीं, एक बंदी को फायदा हो गया था, अच्छी बात है, या उससे कुछ थे तो। मतलब इस तरह से लगता है कैनेडियन इमिग्रेशन बहुत सॉफ्ट, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। हाँ, मिस्टेक हम ही लोग करते हैं, हम यही लोग सब मैनिपुलेट काम, करते हैं उनको। यही सारा काम अगर आपका अमेरिका में हुआ होता या कहीं और हुआ होता, विच आई डोंट नो अदर कंट्रीज, तो आपका मतलब काफ़ी कॉन्सिक्वेंसेस स्ट्रिक्ट होते हैं इसमें। लेकिन कैनेडियन इमिग्रेशन इज very open and considerate in these matters, and they will look at the case at a very balanced approach कि भी what we have to do. अगर अगर कुछ होगा, अगर ऐसे कुछ अगर इनटेक, अगर कोई ऐसी एट द टाइम ऑफ, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन एक्सप्रेस एंट्री की है, जब आप सबमिट करोगे अल्टीमेटली इट विल गो टू ऑटवा, जो केस प्रोसेसिंग सेंटर ऑटवा, वहीं से वो करके आपको अल्टीमेटली दे विल सेंड द कंफर्मेशन टू न्यू दिल्ली। अगर वो होगा तो आप मेरे को फिर आप अप्रोच कर लेना, फिर वी विल सी हाउ टू एस्केलेट दिस एट द लेवल, कहाँ तक इसको ले जाना है या उसके बाद हम श्योर। देखेंगे। पर इस वक्त तो मेरे को ऐसी इतनी कोई बड़ी बात नजर नहीं आ रही। इसके बारे में एक पुराना मेरे को हिंदी का मुहावरा याद आता है, खोदा पहाड़ निकली चुईया। और इसमें सर इसमें चुईया इतनी इतनी छोटी तो नहीं है, थोड़ी बड़ी है, लेकिन है चुईया वैसे। सर वो छुइया को बड़ी कर दिया गया, दिल्ली से बड़ा बना दिया गया, कॉम्प्लिकेटेड। आप एक्चुअली वहां पर हो, आपको इतना एक्सपीरियंस है, आपको छोटा लग रहा है, जो बंदा पूरी लाइफ डिपेंड हो। आई नो आई नो आई अब यहाँ पर मैं जॉब मेरी यहाँ भी लगी, मैंने सोचा जब तक कनाडा जाता हूँ, यहाँ जॉब करता हूँ बेंगलुरु में, तो कोविड-19, तो इस तरह से कुछ हो नहीं पा रहा लाइफ में। तो बेटर यही है कि जो नहीं नहीं प्रोग्राम बनाया था 2015 में, हाँ। वही सक्सेस हो। और हर किसी का ड्रीम भी होता है ना उस तरीके से। मेरे और मुहावरे वहाँ कहने जो का, मैंने आंसर, मेरे मुहावरे कहने का मतलब ये नहीं था कि मैं आपकी सिचुएशन को मिनिमाइज कर रहा हूँ। मेरे मुहावरे कहने का मतलब इतना था कि इतनी ये बड़ी सिरदर्दी की प्रॉब्लम नहीं है जिससे कि आपको आपके चैन खो जाए। आप वो ठीक है, इससे भी और बड़े बड़े संगीन केसेस मेरे पास आए हैं, आते हैं, और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम में भी फंस सकते हैं कई बार। उनको अरेस्ट हो गया, डिटेंशन हो गया, फिर डिपोर्ट हो गया जबरदस्ती, एंड देन आपका तो you came on your own volition, you didn't have to be forced out, तो you are okay for future entries. अगर by chance अगर वो आप कहीं, I mean just try to imagine कि you were out of status
यू नो एंड मे बी अगर आप कोई गाड़ी चला रहे होते या किसी ने आपको ट्रैप कर लिया होता, ट्रैफिक पुलिस ने, या आपके साथ कोई मिसहैप हो जाता, इन लोकल जो पुलिस ने वुड हैव इंटरसेप्टेड यू और दे वुड हैव कॉल्ड इमिग्रेशन, देन दे वुड हैव इशूड यू और डिपार्चर ऑर्डर, ऑफ कोर्स इनिशियली रिमूवल ऑर्डर करके डिपोर्टेशन अगर बन जाता, बहुत बड़ी आगे प्रॉब्लम चली जाती है। और वो सब आप ऊपर वाले की मर्जी से आप थोड़ा सा बच के निकल गए थोड़ा सा। सही है। तो मैं अभी स्टूडेंट को थोड़ा सजेशन है, अगर आप चाहें तो मैं दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने देखा मेरी मिस्टेक होने के बाद भी लोग अब ये मिस्टेक करते रहते हैं। मैंने इंडियन इन टोरंटो, इंडियन इन हैलिफैक्स में देखा है कि कभी भी जब आपकी स्टडी कंप्लीट होने वाली हो या एक्सटेंशन लेने वाले हो, स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ, हमेशा देखिए कि मेरा टाइम कब है, कब होने वाला है। और कुछ लोग सोचते हैं कि मुझे इंडिया तो जाना नहीं है यार, मैं वीजा एक्सटेंशन क्यों लूँ, मैं स्टडी परमिट को बस रिन्यू करा लेता हूँ। नहीं, आप बिल्कुल कराओ, आप स्टडी भी कराओ। $100 के देखो बच्चे सोचते हैं पार्ट टाइम जॉब्स में बहुत ज्यादा हो जाती है स्टूडेंट, आप पूरा सब कराओ, सब कुछ कराओ। क्योंकि उस टाइम भी मैं, अगर मेरे पास, मैंने वीजा एक्सटेंशन कराया नहीं था दोस्त के कहने से, तो मैं इंडिया आया था कुछ देखता है यहाँ पर, फिर आके देख, फिर इंडिया से मैं स्टेटस होता है, इंडिया से मैं अप्लाई कर लेता हूँ स्टडी के लिए। सर जी किसी भी तो कंट्री जाओगे आप, सर जी किसी भी कंट्री जाओगे, एक बहुत ही यूनिवर्सल सिंपल रूल है, किसी भी कंट्री जाओगे आपको उस कंट्री के डॉक्यूमेंटेशंस, इमिग्रेशन, वीज़ा, एंट्री, एग्जिट आपको पता होने चाहिए। और ये आपकी सिर पे वो भार है कि आपको अपने आप करना पड़ेगा। नोबडी विल डू इट फॉर यू। यू कैन टॉक टू मेनी डिफरेंट लॉयर्स एट एनी टाइम्स एंड यू नो आप लॉयर की हेल्प लो या अपने आप करो, किसी हेल्प लो, अल्टीमेटली इट इज़ ऑन यू कि आपके डॉक्यूमेंट्स दुरुस्त होने चाहिए एट ऑल टाइम्स। अभी ये तो कंट्री बहुत ही सिंपल से कंट्री है, जैसे यू नो दीज आर एंग्लो सैक्सन कंट्रीज, यहाँ पर जेल नहीं करते। कैन यू इमेजिन कि जस्ट ट्राई टू इमेजिन अगर कोई मिडिल ईस्ट कंट्री में कोई, विच आई डोंट नो, लॉट ऑफ पीपल टेल मी डिफरेंट स्टोरीज, अगर आपने कोई ऐसा कोई गलत काम या कोई वायलेशन हो गया, कोई सऊदी में, यूएई में, ऐसी कंट्री में, हो सकता है कि उठा के आपको जेल में ही डाल दें आप, यू नो देयर कुड बी अदर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। सो किसी भी कंट्री में आप जा रहे हो, यू बेटर बी यू नो एट ऑल टाइम्स बी अवेयर कि हमारे पे क्या कंडीशन लगी हुई है, कैसे करना है, कितना काम करना है, नहीं है। एक पहले 2 साल पहले केस हुआ था, एक पंजाब का एक स्टूडेंट था ओंटारियो का, मेरे ख्याल वो शायद ट्रक चला रहा था, ओवर टाइम शायद मोर देन 20 आवर्स से पकड़ा गया, कुछ है, ही वाज डिपोर्टेड। मीडिया वाले कहते हैं नहीं जी, स्टूडेंट के पास जी गरीबी है, जिनको काम करने को 10 घंटे काम करेंगे, नहीं करेंगे तो फीस कैसे देंगे सरकार के पास, यू नो द रूल इज रूल। I mean the rule is the rule. I mean can you imagine कि कल को, अभी मेरे को आप ये बताओ, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, बाकी दुनिया से सवाल पूछता हूँ कि जैसे हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट बाहर आके पढ़ रहे हैं, अमेरिका कनाडा में पढ़ रहे हैं, वी आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो द रूल्स। इंडिया में भी बहुत सारे फॉरेन स्टूडेंट आते हैं, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी चले जाओ, जेएनयू चले जाओ, पंजाब यूनिवर्सिटी चले जाओ, देयर आर लॉट ऑफ अफ्रीकन स्टूडेंट्स हु आर स्टडीइंग इन इंडिया। डू यू एक्सपेक्ट दीज फॉरेन स्टूडेंट्स हु आर फॉरेन ऑन अ फॉरेन स्टूडेंट वीजा इन इंडिया नॉट टू फॉलो द लॉ? I mean, how can you expect not to do the same thing as expected from you? They are also following the law. If they do something bad, you know, they will be intercepted as well. So everybody has to follow the law. और अगर आपका सपना है कि कनाडा इमिग्रेशन लेनी है, और ये मेरे ख्याल कोई बहुत लंबा चौड़ा वो नहीं है, इसमें कोई कि नहीं मिलेगी, अगर आप प्रॉपर तरीके से पढ़ते हो, काम करते हो, 3 साल 4 साल बाद, टिपिकली close to, you know, as you said, 90%, I would say more than 99% of students all are dreaming of getting the PR. और express entry में तो मेरे ख्याल है कि more than 60% और 70% जो आते हैं एक्सप्रेस एंट्री में, वो सब स्टूडेंट्स के थ्रू ही आते हैं। तो अगर इतना ही सा हमारा है कि हमारे पीआर कार्ड मिल जाए, तो अगर 3-4 साल अगर आपको प्रॉपर तरीके से रहना चाहिए, रहना तो बाद में भी चाहिए, अगर आपको सही रहना चाहिए, तो व्हाट्स द बिग डील? आई मीन प्लीज फॉलो द रूल्स। कई लोग मेरे को पूछते हैं कि, स्पेशली इंडिया से लोग पूछते हैं, स्टूडेंट है जी, मैं आके वहां जी कितना पैसा कमाऊंगा। मैं से पूछता हूँ, तुम पैसा कमाने आ रहे हो कि पढ़ने आ रहे हो भाई? 20 आवर्स हाँ, और 20 आवर्स से क्या होगा सर जी, मेरा क्या होगा जी, मैं पार्ट टाइम काम कर लूँ। अभी भी कई स्टूडेंट ऐसे यहाँ पर हैं, अब वो देख रहे हैं इसको, वो समझ रहे होंगे कौन है वो फुल टाइम काम करे जा रहे हैं, 10-10 घंटे काम करे जा रहे हैं, रोज ही काम करे जा रहे हैं। कोई कैश कर रहा है, कोई छुप के कर रहा है, कई लोग हैं जो कई लोग जो हैं जो टूरिस्ट वीजा पे आए हुए हैं, 6-6 महीने आते हैं, 6-6 महीने अपने कैश पे यू नो गैस स्टेशन पे काम करके, 7-11 पे काम करके चले आए। वो कहते हैं जी 6 महीने में कम से कम $5,000 कमा लिए, यही बहुत है। तो हमारी जो फितरत है कि हमारी है कि हम कानून से जरूर खेलेंगे, कानून को जरूर छेड़ेंगे, और फिर कहते हैं यार हम क्या करें। मैंने तो यही सीखा कि इफ यू आर लिविंग द इंडिया, लीव इमोशन बैक साइड एंड फॉलो द रूल्स। सही बात है। अगर आपको अच्छे से लाइफ गुजारनी है, आप आई क्यों रहे कनाडा? कि आपको बेटर लाइफ देखनी है तो बेटर लाइफ लोगे। सर काफी अच्छा लगा, काफी कंफर्टेबल हो गया मैं, काफी सुकून भी है, क्योंकि
बीच बीच में नींद में ख्वाब आते रहते थे अब क्या होगा, क्योंकि जबकि मुझे पूरा यकीन है कनाडा पे, लेकिन एक्चुअली इतना मैनिपुलेट किया हमारे कंसल्टेंट लोगों ने। लॉयर तो फिर ठीक होते हैं, छोटे से कोर्स कर लिया, जो भी कर लिया, पहले बैकग्राउंड में क्या थे, और इस तरह से वो पैसों के लिए कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत है, हमारे लिए गलत है, वो अब हमारे आप अपने ही है। अब आप ये देखें, चलो आखिरी बात, हम लोग बात खत्म करते हैं इसको। कनाडा में कम से कम मेरे ख्याल है कि 4,000 प्लस तो कंसल्टेंट हैं, जो लाइसेंस कंसल्टेंट जो इमिग्रेशन की प्रैक्टिस करते हैं करीब करीब, और लॉयर्स तो बहुत सारे होंगे। आई डोंट इवन नो हाउ टू काउंट लॉयर्स, देयर मस्ट बी 10,000 लॉयर्स। उसमें से जो फोकस करते हैं इमिग्रेशन का, उसमें से मैं समझता हूँ कि जो फुल टाइम फोकस है इमिग्रेशन का, वो हार्डली मेरे ख्याल है कि 500-600 होंगे। आप मान के चलो कि टोटल क्लोज टू अबाउट 5,000 और 6,000 टोटल फुल फोकस्ड इमिग्रेशन प्रैक्टिस में लोग हैं। और आप जितने मर्जी लॉयर्स के पास चले जाओ, जितने मर्जी कंसल्टेंट के पास चले जाओ, हर एक की अप्रोच अलग है, हर एक का एक सिस्टम अलग है, हर एक का एक फी स्ट्रक्चर अलग है, हर एक का एक जो द व्यू पॉइंट है लीगल का। जैसे अभी हमने एचएनसी के बारे में बात करी, एचएनसी के अभी मुश्किल से आधे घंटे में ही एचएनसी के बारे में थोड़े से 2 अलग अलग व्यू पता लगे कि इसका अलग है। तो ये जरूरी नहीं है कि हर एक इंसान आपको उसी तरीके से आपको वो करे कि जैसे कि मतलब टिपिकली इट शुड बी डन। अपना अपना एक पर्सनल बायस भी होता है कि हमें ऐसा करना है, हमारे ऐसे पहले केस हुए तो हम इस तरह से प्रोसीड करेंगे। I always tell people like you जो अभी कनाडा में है स्पेशली, कि you need to go to a lawyers who you are comfortable with, और at least go and जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, एक डॉक्टर बोलता है जी आपको कैंसर है, वो कहते हैं ठीक है जी कैंसर होगा, हम डबल ओपिनियन, दूसरा ओपिनियन जो सेकंड ओपिनियन कहते हैं, सॉरी नॉट डबल, सेकंड ओपिनियन किसी दूसरे डॉक्टर चेक कराने वाकई कैंसर है कि नहीं। कई बार ऐसा ना हो कि आपने दवाई शुरू कर दी कैंसर हो ना मेरे को। तो हमेशा एटलीस्ट 1 or 2 कंसल्टेंट्स और 1 or 2 लॉयर्स के पास जाके यू स्पेंड मनी और व्हाटएवर इफ दे आर डूइंग इट फॉर फ्री, उनके पास डबल ओपिनियन लो एंड देन यू फोकस ऑन कि अब करना क्या है। और तीसरा ऑफ कोर्स यू कैन ऑलवेज कॉल द इमिग्रेशन ऑन द टोल फ्री नंबर एंड फाइंड आउट हे is this application the right one for you. Of course they will not give immigration advice, but at least you'll get some idea. और बाकी वेबसाइटों पे काफ़ी सारे रिसर्च दे रखी है, सो सोच समझ के करना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको ये कहता हूँ कि जब भी किसी भी लॉयर से आप एंगेज करो, यू नीड टू हैव रिटन एग्रीमेंट और रिटन प्रूफ। हम जितने भी उससे पैसे दे रहे हैं उसका हमें एविडेंस चाहिए, जितना भी हमने कुछ बातें करी उसका एविडेंस चाहिए, और अपने एग्रीमेंट साइन किया उसका चाहिए। तब जाके मालूम पड़ता है कि हाँ ये एप्लीकेशन हम कर रहे हैं और ये होगी। अगर बाय चांस में उसमें कोई खामी निकलती है, एटलीस्ट आपके पास कोई सबूत तो है। आपके पास किसके पास अगर किससे कंप्लेन करोगे, क्या करोगे, यू डोंट हैव एनी एविडेंस अदरवाइज। ये बात है। तो अच्छा लगा जीशान, आप आराम करें, अभी रिलैक्स करें। आपको कोई ज़्यादा कोई आई डोंट सी मच प्रॉब्लम, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम अगर निकलती है तो ऑफ कोर्स you are welcome to, I mean it's your choice, you are welcome to give me a call later on and then we'll see कि क्या हो सकता है। and till the time आप enjoy करें, लखनऊ में enjoy करें। एक बात मैं लखनऊ के बारे में बताना भूल गया जो आपने पूछी नहीं, यार मैंने आपसे पूछी नहीं। लखनऊ की जो फेमस मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, वैसे पुरानी फिल्में वहाँ पर बनी हुई हैं, पुराने जो मुगल आजम टाइप फिल्में वहीं बनती थी। और लखनऊ का फेमस है मलियाबादी आम, दशहरी आम। तो अभी तो शायद मौसम खत्म हो गया, इस साल स्टार्टिंग इन 2020 मैंने स्पेशली यहाँ से आई एम इन एडमिंटन बाय द वे, सो मैंने बुकिंग कराई थी अपनी यहाँ जाने के लिए कि मैं दिल्ली जाऊँगा। और ऑफ कोर्स आई मीट लॉट ऑफ क्लाइंट्स इन दिल्ली एंड अदर प्लेसेस, पर मेरा एक जो हमेशा परमानेंट एक जो मकसद रहा है वो है कि आम खाने के लिए मेरे को लखनऊ जाना ही पड़ेगा, मलियाबाद के बागों में जाना ही पड़ेगा मेरे को। और जो आम लखनऊ में मिलता है वो आम दुनिया में कहीं नहीं आज तक मिला। कनाडा में तो छोड़ ही दो, इंडिया में भी दिल्ली वगैरह में पक्के आम मिलते हैं। जो असली जो मलियाबादी आम है जो वहाँ पर बाग में जाके मैंने तोड़ के खाया, उसकी तो एक मैं कह रहा हूँ कि दुनिया एक तरफ है, वो आम एक तरफ है। तो वही बताना चाह रहा था, मैंने भी टोरंटो में खाया है मैक्सिकन मैंगो, और ये यहाँ पर महाराष्ट्र में भी खाया, साउथ में भी खाया, साउथ में भी खाया, इंडिया में भी खाया। वो तो दशहरी आम के नाम पे धब्बा है, वो अटाल्फो आम नाम का। जैसे कनाडा में होता है कि एप्पल प्लकिंग होती है, आप एप्पल को प्लक किया खुद खाने लग गए, इस तरह यहाँ आम है। 20 किलोमीटर अवे है, जैसे आप दिल्ली की तरफ जाओ लखनऊ से, तो आज भी आम वहां पर आम की पेटी बनाने वाले करोड़पति हो गए। तो आम की आप क्या बात करोगे। सर जी तो मैं जब भी अपनी नानी के घर जाता हूँ, बीच में पड़ता है तो जरूर लेता हूँ। सर जी मैंने तो कोविड के वजह से एक्चुअली वो मेरे को कैंसिल करना पड़ा। मेरी फ्लाइट भी थी फरवरी में और मेरे काफ़ी वो थे, मैंने एक बुक भी किए थे वहाँ मिलने के लिए सेशंस, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोविड करके ये सब ख़त्म हो गया। और फिर वो बीच में मैंने कहा शायद अब ठीक होगा, गर्मी आने लग गई, जून जुलाई आने लग गया, मैंने कहा अब तो आम पक गए होंगे वहाँ पर।
मैं फील करता था हाय मेरी किस्मत क्या, मैं कनाडा में पड़ गया, मेरे को आम नहीं मिल पाए। वो मैं जितना बहादुर शाह जफर वो आम को पसंद करते थे, उतना मैं आम को ज्यादा पसंद करता हूँ एक्चुअली। कोई नहीं सर, मेरा हो जाए, वाहेगुरु की कृपा रही ऊपर वाले की, तो मेरा अगर हो जाता है पीआर का तो डेफिनेटली आम लेके आता हूँ। आपको उस साल तो आम की कोई दिक्कत नहीं होगी जितनी मैं आता हूँ। बाकी तो बहुत लोग एक्सपोर्ट इम्पोर्ट शुरू किया है, लोगों ने यहाँ से एक्सपोर्ट शुरू किया है यहाँ से आम का, देखते हैं। वो थैंक यू वेरी मच सर, बात काफी कंफर्टेबल हुआ। जमती नहीं है, वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाली बात वो जमती नहीं है। जो मजा एक्चुअली आम के शिप बगीचे से, में जो आम तोड़ के खाने की बात है ना, वो तो पेटियों से उसके लिए मिला तो सर था। आप आइए, फिर आप आइए हमारे घर में, रुकिए, फिर हम आपको ले चलते हैं, उसकी तो आना पड़ेगा। चलिए ठीक है, अदरवाइज आप वेट कीजिए, शिप में जो आएगा वो टाइम लगेगा, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता है शिप में। ठीक है, ठीक है। चलिए ठीक है इंशाल्लाह सर, आपका काफी कंफर्टेबल हूँ, काम काफी कंफर्टेबल जल्दी हो फील जाए। कर रहा हूँ सर। जस्ट लाइक मेरे फादर नहीं तो ऐसा लग रहा है आप फादर ने जिस तरह से समझाते हैं उस तरह आपने को समझाया। डेफिनेटली अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है आई कॉन्टेक्ट यू पर्सनली। ठीक है, इतने पैसे लॉस कर दिए तो अब अच्छे कामों के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको कॉन्टेक्ट करता हूँ। ठीक है। ओके, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। खुदा हाफिज। आदाब, सत श्री अकाल, बाय बाय।